हाय गाइस, फाइनली केमिस्ट्री का पेपर भी हो चुका है फिजिक्स के पेपर के बाद। आप सभी का मेरे को जानता हूँ रिव्यूज आए थे, बहुत लोगों ने बोला था फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं गया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। लेकिन जैसे फिजिक्स के पेपर में एक मिनट भी नहीं मिल रहा था, केमिस्ट्री के पेपर में पूरा 1 घंटा बच रहा था बच्चों का। मेरा भी यहाँ पर काफी टाइम बचा, केमिस्ट्री में आधा घंटा तो आराम से यहाँ पर बच ही रहा था। स्पीड बस होनी चाहिए। आपका कितना टाइम बचा और आपको कैसा एक्सपीरियंस रखा और आपका कौन सा सेट था जरूर बताइएगा। ये सेट 2 का पेपर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 2025 बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर। एक्सपीरियंस बताऊं, अगर जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी बेस होकर भी पढ़ा होगा ना, वो भी कर लेगा, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको अच्छे से हर एक चीज आनी चाहिए। कुछ लोगों को यही पेपर बहुत टफ लग सकता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट हिले हो सकते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, आपको यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला लगाना तक नहीं आता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला तक याद नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि किस तरीके से रिएक्शंस कैसे होती हैं और उनके क्या लॉजिक्स होते हैं, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे इस पेपर में। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तब आप अच्छा करोगे। शुरू करते हैं सेक्शन ए के साथ में। यहां पर आपके सेक्शन ए में कितने गलत हुए हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेक्शन ए का पहला सवाल, विटामिन डी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। अरे यार, ये तो फैट सोल्यूबल होते हैं ना, तो फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, तो असर्शन हो गया फॉल्स। और उसके बाद में रीजन तो अपने आप ट्रू बोल दोगे। इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन आता है, विच इज असर्शन रीजन का, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल फिथालमाइड सिंथेसिस। बिल्कुल ठीक बात है सर, आरएनएस2 बनता है उसके अंदर तो, और आरएनएस2 बनता है तो यहां पर एरोमेटिक कैसे बन जाएगा, है ना। उसके बाद में रीजन क्या है, अराइल हलाइड डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे यार, हेलोअरीन चैप्टर के अंदर तो हम यही पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस परफॉर्म होंगी ही नहीं। और क्यों नहीं होंगी, वो रीजन तो एकदम ठीक है, लेकिन डू नॉट अंडरगो से भी आप समझ सकते हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, परसेंटेज करेक्टर होती है, फलाना ढिमकाना। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉपर कैन नॉट लिबरेट द H2 ऑन रिएक्शन विद द डाइल्यूट मिनरल एसिड। अरे यार, जो अगर बेसिक भी पढ़ के जाएगा ना डीएमएफ ब्लॉक से, एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि कॉपर कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, स्पेशली डाइल्यूट एसिड। और यहां पर देखो डाइल्यूट HCl आता है एनसीईआरटी में, और यहां से बस लाइन चेंज करी हुई है डाइल्यूट मिनरल एसिड। तो बच्चे ने अगर वो लाइन भी पढ़ी होगी ना, हिंट आ जाएगा कि अच्छा ये वाली चीज है। तो असर्शन उस हिसाब से यहां पर ए ऑप्शन इसका भी है, ऊपर सेकंड वाले का भी ए है, और पहले वाले का तो मैंने आपको बताया ही। क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर मैं यहां पर आऊं तो इसके अंदर था कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन इज डबल, फलाना ढिमकाना, की ये भी डबल हो जाएगी। अरे पहले ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है उसका TF इज इक्वल टू 0.693/K होता है यार, ln2/K होता है 2.303 log2 बेस E बाय यहां पर log2 बेस 10/K होता है। आप कंसंट्रेशन बेस कैसे बता सकते हो, असर्शन तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया है, फोर्थ का डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते ही मैंने बोला कि यार फिजिकल एजुकेशन का पेपर देने तो नहीं आ गया, स्कर्वी का कॉज पूछ लिया कि जो यहां पर स्कर्वी होती है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, बता दो भाई। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की शरीर में कमी होगी तो स्कर्वी पूछ लिया जाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, चिल्ला चिल्ला के एनसीईआरटी बताती है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से यहां पर वो लिंक्ड होते हैं, तो वो सब आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते ही होंगे। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब जब मैं ये पहली बार लगाने जा रहा था ना, तो एनसीईआरटी के अंदर जो एक एग्जांपल जो मेरा हर बच्चे को क्लिक होता है, वो तो एक क्वेश्चन में भी है, टेक्स्ट कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, लेकिन जो दूसरा है वो है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब यहां हो जाता है कंफ्यूजन कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क आएगा कि नहीं। तो जिसने एक लाइन पढ़ी एनसीईआरटी की कि पीएच के अंदर चेंज और टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो यहां पर हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा। और जिसने अगर कर्ड यानी कि दही बनते हुए भी देखा है ना, तो हम उसको एक गर्माहट देते हैं, टेम्परेचर में चेंज लाते हैं, और उसके कारण एसिडिटी चेंज होती है, पीएच चेंज होता है। तो वहां से मैंने हिंट ले लिया और मैंने बोथ ए एंड बी लगाया और वो एकदम सही निकला। कन्वर्जन ऑफ फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्पलिश्ड बाय, तो आप बोलोगे कोल्बे रिएक्शन। अरे कोनबे नहीं भाई, कोल्बे रिएक्शन सीधी सीधी होती है जो हम यहां पर पढ़ते हैं, सैलिसिलिक एसिड, फिनोल, एल्कोहल, फिनोल ईथर चैप्टर की। इसके बाद में आता है व्हाट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो जो जल्दबाजी में करेगा वो बोलेगा कि भैया सीधा एल्डिहाइड है। अरे नहीं भैया, जब सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन आप करवाओगे तो कीटोन बनता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के लाइन बताती है। अगला क्वेश्चन आता है व्हिच इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर। अब देखो मैंने जो लगाया है वो है 1 मिथाइल 4 क्लोरोबेंजीन, पता नहीं ये क्यों गलत है। अगर मैं इस रिंग को ऊपर से देखूंगा तो 1 नंबर मैं कहीं से भी डालूं, गलत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सही आंसर जो दिखा रहे हैं नेट पे अभी 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा
आप बोल सकते हो कि अजीब सा हो गया है, क्योंकि मैं जहां से नंबरिंग करूंगा उस हिसाब से तो वही होना चाहिए, लेकिन मे भी ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर ना अल्फाबेटिकल रूल लगा दें, जो मेरे दिमाग से एग्जाम हॉल में स्किप हो गया है। इसका आंसर तभी सी आएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। एक छोटी सी चीज मैम भूल गए शायद मैं, तो ये वाला रॉन्ग हो गया मेरा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन निकल कर आता है डायमैग्नेटिक स्पीसीज वाला, और इसका आंसर सीधा सीधा आता है FeCN होल 6 पर -3 का चार्ज, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, वो आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कैलकुलेटिव चला गया था, इसको तो बिल्कुल एंड में ही करा था मैंने। इसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 फलाना ढिमकाना। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि अंदर जो लिगैंड बैठा है वो एम्बीडेंटेड लिगैंड है, और एम्बीडेंटेड लिगैंड एक से ज्यादा डोनर साइट रखता है। एक तरफ NO2 है और दूसरी तरफ अरे भैया ONO है, जिसमें ऑक्सीजन डोनर है। एक तरफ यहां पर नाइट्रो होगा शायद ये, और दूसरी तरफ नाइट्राइटो होगा। ठीक है, या फिर नाइट्रो बोलते हो या थायोनाइट्रो N और थायोनाइट्रो O भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एलिमेंट हैविंग ये कॉन्फ़िगरेशन। तो भैया क्लास 11वीं के अंदर अगर जेई की तैयारी करते हो या किसी की भी तैयारी करते हो, ये क्वेश्चन आपको पहले दिन ही करवा दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो कॉपर आएगा सीधा आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज अ मेजर ऑफ, अरे मॉलिक्युलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट है सर एलिमेंट्री रिएक्शन का, है ना जी, सी ऑप्शन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो भैया मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन में भी 0 इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, सी आप देख सकते हो चार ऑप्शन रीड करके। और उसके बाद में आता है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 -2 MnO2। भैया जो यहां पर सच बता रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत भी हो सकता है आप लोगों का, लेकिन इसका सही आंसर 3F है। अब इसका जिसने करेक्ट आंसर दिया कमेंट बॉक्स में उसको मिल जाएगा हार्ट। इसका रीजन बताइएगा कि इसका 3F आंसर क्यों है। ठीक है, इसका एक बहुत छोटा सा लॉजिक आता है एन फैक्टर की कैलकुलेशन में, जो हर बच्चा गलत करके आता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है जी, 3F आंसर है। ठीक है, सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो आप खुद बना लोगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो बनाना। अगर मैं आंसर बता दूंगा तो फिर फायदा नहीं है, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो एक बार इसको बनाना जरूर सर, इसको बनाकर देखना जरूर कि किस हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक बार देखिएगा। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन सी पर एंटर हो जाते हैं। तो सेक्शन सी में भी क्वेश्चन नंबर 2 हमें 22 मिलता है, 23 मिलता है। अब 23 वाले में हल्का फुल्का अगर मेरा एरर होगा तो होगा, लेकिन मेरे को चांस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि सीधा कॉल्ड्रेस लॉ लगा था इसमें, और अल्फा की वैल्यू लैम्डा CM अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी M लगी थी। अब यहां जो मैं बोर्ड को बोलना चाहूंगा, आप यहां पर ना मोलर कंडक्टिविटी ना लिखकर आप बोलो मोलर कंडक्टिविटी एट स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, उससे यहां पर फॉर्मुला थोड़ा और क्लियर होता है। तो यहां पर हो गई थी थोड़ी सी कंफ्यूजन कि भैया ये मोलर कंडक्टिविटी क्या मानी जाए, लैम्डा CM माने या लैम्डा इन्फिनिटी M माने, पर नीचे वो दे रखा था तो लैम्डा इन्फिनिटी M के हिसाब से लैम्डा CM लेना पड़ा। लेकिन हाँ यार, थोड़ा सा एक लाइन ही तो ऐड करनी थी, थोड़ा दिखा सकते हो। अगर आप यहां पर थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो तो ये एक चीज हल्का सा एक लाइन ऐड हो जाती तो और अच्छा हो जाता है ये क्वेश्चन। इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें थोड़ी रीजनिंग थी, A B C के अंदर आपकी और रीजनिंग लेकर आती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 25 सीधा सीधा यहां पर है, जिसमें IUPAC नेम्स के ऊपर पूछा गया है। इसके अंदर याद रखिएगा जिसके ऊपर नेगेटिव आता है उसमें 8 का इस्तेमाल होता है। तो निकल के अंदर जो निकल सिर्फ लगाकर आएगा वो निकल नहीं है, लास्ट वाले में वो निकलेट हो जाएगा यार, वो निकलेट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्यों हो जाएगा निकलेट भैया, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वहां पर हो जाता है जो मेरा सेंट्रल मेटल एटम है उसके अंदर यहां पर नॉर्मल नेमिंग में 8 जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? 8 जुड़ जाता है। बाकी रीजनिंग आप खुद करोगे तो अपने हिसाब से पढ़ाई होगा आपने। एक्सप्लेन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन, तो इसमें तो मैं जनरल इक्वेशन लिखकर आया हूं, क्योंकि ऐसे हजारों एग्जांपल होंगे, लेकिन दुनिया के सारे हजारों एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए जनरल इक्वेशन एनसीईआरटी लिखकर देती है, और एनसीईआरटी को बहुत तमीज से पढ़ोगे ऑर्गेनिक के लिए तो आप यहां पर तीनों क्वेश्चनों को निपटा पाओगे 3 नंबर का। फिर उसके बाद में अगला आता है 27 का, ए डिफाइन द फॉलोइंग एनहांसमेंट एंड रेसिमिक मिक्सचर। अगेन क्लास 11th का जो यहां पर हमें जीओसी मिलती है ना, अगर डेप्थ में जो बच्चा पढ़ता है सीधे यहां पर आपकी डेफिनेशन लिख देगा कि एनहांसमेंट क्या है और रेसिमिक मिक्सचर क्या है। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक बोल सकते हो कि क्लास 11 लिंक्ड है, लेकिन आपको इतने टॉपिक 12th के अंदर टच हो जाते हैं तो क्लास 7 में अगर दोबारा कॉपी खोल के रिवाइज भी करोगे ना तब भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या था। फिर वाई इज अ क्लोरोबेंजीन रजिस्टर्ड टू, ये फलाना ढिमकाना, आपको काफी रीजंस मिल जाएंगे। सेक्शन डी में भी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे इसमें पहला अरेंज वाला क्वेश्चन था, बी वाला PKB वाला क्वेश्चन था, दूसरा अरेंज वाला क्वेश्चन था, एनसीईआरटी की सीधी एक लाइन आता है अरेंज वाला सी वाला। फिर ऐसे ही 30 क्वेश्चन है, और उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर आपको 31 32 पूरा पेपर ही देखने को मिलता है। इसमें जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया क्योंकि टाइम थोड़ा कम बच जाता, नहीं तो वो 32 था जिसको मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया, मैं उसकी जगह दूसरा पार्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पर 32 करके आए हो तो मेरे को कमेंट करिएगा कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन, मैं इसको बाद में ट्राई कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 है, तो पहला वाला बड़ा लग रहा था, दूसरा वाला देखा तो 33 में सीधा सीधा क्वेश्चन उसने ए में डिफाइनेशन पूछ ली और दूसरी में सीधी सीधी नर्स इक्वेशन पूछ ली, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का यहाँ पर 2.30 थी RT/NF log concentration of एनोड अपॉन concentration of कैथोड वैल्यू, सीधा यहाँ पर निकालिएगा। और यहाँ पर
2.303 RT बाय F की वैल्यू को 0.06 डाल दीजिएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस लिखा है और 25 डिग्री सेल्सियस को अगर आप यहाँ पर केल्विन में चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यार 275 प्लस 25 अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट आपको पता ही होगा, है ना। तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वो किस हिसाब से फ्लो करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो बस नर्स इक्वेशन का ये एक सवाल था, बाकी ये पूरा मतलब पूरा जो पेपर है वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। कैसा लगा यहाँ पर ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, बाकी आपका पेपर कैसा हुआ वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। कितने आप स्कोर कर पा रहे हो वो भी हमें मतलब कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको क्या डिफरेंस लगा मेजर, वो भी बताइएगा। और ये पेपर आपके लिए कहां लाई करता है ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है जी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।